हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादा खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल क्लास नहीं हो पा रहा है, स्कूल भी नहीं हो पा रहा, और हमारे कुछ कोचिंग सेंटर्स जहाँ हम करते थे वहाँ पर भी हम ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो क्या हो रहा है कि जब हम फिजिकल क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टीचर्स हमें जो पढ़ा रहे हैं तो हमें समझ तो आ रहा है, लेकिन जो हमारा प्रेजेंटेशन है क्या वो सही जा रहा है, वो एक फैक्टर है। सो अभी क्या हो रहा है कि हम नोट्स में जो लिखा जा रहा है कि बच्चे लिख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम एज अ टीचर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे ने कॉपी करके लिखा हुआ है या खुद लिखा हुआ है। क्योंकि अगर खुद लिखा हुआ हो तो हम उसको पॉजिटिव वे में उसको हम फीडबैक दे सकते हैं कि आपने ये वाला चीज़ को वैसे प्रेजेंट करना है आपको, और इसको आपको ये नहीं लिखना है, ये गलत है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ बच्चे कॉपी करके बच्चे सबमिट कर देते हैं। उस वजह से हमें नहीं पता चल रहा है कि उनको समझ आया कि नहीं। तो ये फैक्टर जो है ऑनलाइन क्लासेस में फुलफिल नहीं हो पा रहा। उसके लिए फिजिकल क्लास होना चाहिए। टीचर देखे कि आप समझ आने के बाद वो कैसा लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसा है। अभी सारे फैक्टर्स जो है इसको हम नलीफाइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बोर्ड एग्जाम में जो हमारे मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसमें हम ज़्यादा स्कोर कैसे करें। उस स्कोर को तो हमें अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस स्कोर का जो कुछ कॉलेजेस में इस स्कोर की वजह से हमें कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। तो मेरे पास अभी दो तरीके हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अब ऑनलाइन क्लासेस होना ही है। अब कब लॉकडाउन खुलेगा, कब आपके फिजिकल क्लास होंगे, किसी को नहीं पता। तो इससे भी हम ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं हम एग्ज़ाम्स में। जैसे कि अगर हम मार्च तक उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दें, उस कंसेप्ट को ज़्यादा ध्यान दें, जिससे हमारे मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो कुछ बोलेंगे कि सर नॉलेज भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कि अगर हमने इस पार्ट को मिस कर दिया तो शायद फ्यूचर क्लासेस में जाके उसको काम आएगा। सही बात है, लेकिन आपको याद होगा कि आप कभी भी एग्जाम देते हो बोर्ड एग्जाम, उसके बाद 1.5-2 महीना मिनिमम छुट्टी होती है। तो जो पार्ट आपने छोड़ा हुआ है एज अ नॉलेज के लिए आप फिर से वो 2 महीने में आप कवर कर सकते हो किसी भी टीचर के पास जाके। हाँ, स्कूल अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कोई कोचिंग में जाके या कोई प्राइवेट ट्यूशन में जाके आप उसको कवर कर सकते हो। उस टाइम आपको प्रेशर भी नहीं रहेगा कि इसको एग्जाम में लेना है हमें। तो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें? एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आगे भी वीडियो आते रहेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम क्लास 10 का बनाऊंगा। अभी क्लास 12 पे ही ध्यान देंगे। क्लास 12 के आप चैप्टर्स देखोगे, 13 चैप्टर्स है, और फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम देखेंगे तो यहाँ से मार्क्स कंट्रीब्यूशन है 8 मार्क्स। उस 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो 4 मार्क्स को बनता ही है। अब वो 4 मार्क्स कहाँ से आ सकता है? जैसे कि हमारा सिलेबस जो चेंज हो रखा है उसकी वजह से 4 मार्क्स आपके पास चांस है जो वो बस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन टॉपिक से ही बन सकता है, जो पहले भी आता था। पहले और भी ऑप्शंस होते थे हमारे पास, जो इनवर्स या फिर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस जो थे वहाँ से आ सकते थे। लेकिन इस बार वो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस हट चुके हैं सिलेबस से। आपके जो इन्वर्टिबल फंक्शंस थे वो हट चुके हैं। तो इसकी वजह से आपके पास बस रिलेशन ही बचा हुआ है। मतलब आप रिलेशन में ध्यान दोगे, अब 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, वहाँ से कुछ 3-4 टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस 3-4 क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर इस 3-4 पार्ट के क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दे तो आप ज़्यादा स्कोर करते हो, कम इनपुट दे रहे हो, ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हो, क्योंकि हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए। सो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हो, बस आप टीचर को ये बोलो कि हमें ये पार्ट खत्म करा दो, जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा हो, और जो पार्ट मिस हो जाएगा उस पार्ट को हम बाद में कर लेंगे एग्जाम के बाद एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब 1-1 मार्क्स में, क्योंकि 8 मार्क्स में 4 मार्क्स तो आपके रिलेशन के क्वेश्चन ने बना दिया। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जो आपके चैप्टर नंबर 2 में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और रेंज, वहाँ से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो MCQs में आते हैं। सो आपने उस क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जो एग्जाम में आ सकते हैं।
बाकी क्वेश्चन को आपने नलीफाइड कर दिया। आप देख सकते हो या टीचर के गाइड लेके भी आप कर सकते हो। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, 16-17 क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज में, लेकिन एग्जाम में आने के लिए बस 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन है। बस उसी 2-3 क्वेश्चन को आप करोगे तो एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करोगे। बाकी जो क्वेश्चन है आप बाद में कर सकते हो, या आपके पहले मार्च से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, जो अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर खत्म हो जाता है तो उस टाइम आप फिर से उसको कर सकते हो। लेकिन जब तक हम खाली 5 चैप्टर करके एग्जाम में जाएंगे तो उस 5 चैप्टर से कितना मार्क्स आ जाएगा, लेकिन हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे, 13 के 13 सिलेबस कवर हो जाएंगे और एग्जाम के जितने भी सिलेबस है सबको हम लेके चलेंगे। अब जैसे कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट्स से क्वेश्चन एक आता था जो इस साल सिलेबस से हट चुका है। और आपको याद होगा एक्सरसाइज 3.4 जो इन्वर्टिबल, वहाँ से हम इन्वर्स निकालते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन करके, वो भी सिलेबस से हट चुका है। उसके हटने की वजह से अब क्योंकि हमारे जो 4.6 सोल्यूशन जब हम निकालते थे मैट्रिक्स मेथड से वो तो आता ही था 6 मार्क्स में, उसमें कुछ चेंजेस है नहीं, वो तो फिक्स मार्क्स है। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से आता था उसके आउट ऑफ 10 6 मार्क्स तो कंफर्म है, 4.6 से आएगा ही आएगा। अब जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन से वो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन, हम भूल जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन निकालने के लिए 6 या 7 फॉर्मूला से, और वहां से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए हम कम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आते ही हैं। तो अब हम चलते हैं कैलकुलस पार्ट में, जो वहां पर स्कोरिंग भी होता है और बच्चों के लिए टफ भी माना जाता है। अच्छे से सिलेबस देखोगे तो कैलकुलस में ज़्यादा चेंजेस हो नहीं रखे हैं। लग रहा है कि हमारा 30-35% से सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है। मैथ्स के केस में क्लास 12 में चेंजेस नहीं हो रखे, ये ध्यान में रखना है आपको। अब कैलकुलस जो आप लास्ट टाइम करते थे वैसे ही करना है, क्योंकि ज़्यादा चेंज है नहीं। एक चेंज हो रखा है चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, उसमें रॉलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम वो पहले से आने बंद हो रखे हैं कुछ सालों से। सो उसके होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस चैप्टर में आप ध्यान दोगे एनसीईआरटी के 5.5 वो जो लॉगरिथम के जो प्रॉपर्टी वहां से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आप उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, अब इसमें जाते हो सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव। सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव में कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो बुक में, और हर साल देखोगे आप वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर आना है तो वहीं से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दैट मीन्स हम उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं बच्चों को देखता हूँ वो आर डी शर्मा भी करते हैं, आर एस अग्रवाल भी करते हैं, एनसीईआरटी भी करते हैं। कुछ तो एनसीईआरटी को एकदम ही छोड़ देते हैं, मत छोड़ा करो, क्योंकि हम जब सिलेबस कवर अप हो जाता है ना, हम जब कम सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो तब एनसीईआरटी बहुत बेटर रहता है। और फर्स्ट लेवल अपने को जज करने के लिए, क्वेश्चंस को जज करने के लिए एनसीईआरटी अच्छा रहता है। तो आप अभी आरएस जब करने जाते हो, अब आरएस में एक कमी है जो मुझे लगता है कि आप जब एक एक्सरसाइज इस साल के लिए ज़्यादा कमी है वो बात कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो एक ही टाइप के क्वेश्चन 13, 14, 15 क्वेश्चन होते हैं। सो हमारे पास अभी टाइम है नहीं। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम हमें ऑनलाइन क्लासेस में देना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो फिर से टीचर को हम पूछते जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि हम लिमिटेड टाइम में अच्छा करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम क्या करेंगे इस बार, जो डबल डिराइवेटिव है उसको तो हम करेंगे, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म उसको भी करेंगे, रोल्स थ्योरम है उसको हम छोड़ देंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 जो सिलेबस से हट चुका है। जो मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी से कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे रेफरेंस एनसीईआरटी मानते हैं। सो उसके वे में आप अगर आरएस फिर भी फॉलो करते हो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आरएस या आरडी में आपको जाना ही पड़ता है। लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं कुछ वजह से, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस बनता है 2 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए कभी कभी आता है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद आप जाते हो 6.3, तो जिसको थोड़ी सी फॉर्मूला याद करने में या मैथ्स में एवरेज होता है, तो मैं उनको बोलूँगा अभी के लिए स्टार्टिंग में 6.3 स्किप कर दो, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेट लाइन की नॉलेज होना चाहिए, और बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम फेस करते हैं इस चैप्टर में। तो इससे अच्छा आप उसमें इतना टाइम दोगे
उसमें आपका दूसरा चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन वो रह जाएगा, इससे अच्छा वो कवर कर लो और इसको अभी स्किप कर दो। अब आ जाओ मैक्सिमा मिनिमा में। बच्चे लोग सबसे ज़्यादा टफ मानते हैं पार्ट 1 बुक में, जो हमारे पास एनसीईआरटी के 2 पार्ट होते हैं, उसमें से पहला पार्ट का यही 6.5 जो मैक्सिमा मिनिमा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे टफेस्ट भी बोलते हैं बच्चे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वहाँ पर एनसीईआरटी पे ध्यान दोगे एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 या 27 तक आप बोल सकते हो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जब सीबीएसई क्वेश्चन बनाते हैं तो यहीं से प्रिडिक्ट करते हैं क्वेश्चंस को, यहीं से लिया जाता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक स्टेप होता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा ट्रिक क्या है कि आप उस क्वेश्चंस के अब जब देखोगे बंच ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आपको फंक्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा होगा, तो आप क्या करना, इस एग्जाम के लिए उस फंक्शन को याद कर लो। कैसे वो 2-3 स्टेप लग रहे हैं फंक्शन बनने में, अगर उसको याद कर लेते हो फिर जो प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन वगैरह वो आप तो कर ही लोगे जब आपने चैप्टर नंबर 5 कवर अप कर रखा है। आते हो इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एक्सरसाइज 7.2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना अगर आपको उसके बाद जितने भी चैप्टर्स से कैलकुलस के करना हो तो, क्योंकि 7.2 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है हर इंटीग्रेशन में एप्लीकेबल है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। उसको स्किप करने की वजह से आपको जो बाकी के चैप्टर्स है वहाँ समझ नहीं आता। फिर टीचर्स को बोला जाता है कि सर ये स्टेप कैसे आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी तो था लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको स्किप किया हुआ है। अब जब उसको अच्छे से करोगे, देखिए अब जब उसको अच्छे से करोगे वहाँ पर 41 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी, और सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लेना। टाइम लगने दो, 3-4 दिन कंटिन्यू 2-2 घंटे भी देते हो तब भी कवर अप कर लेना, क्योंकि उसको करने से क्या होगा, अगर वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो नहीं आया एग्जाम में, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 में काम आएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद आते हैं 7.3 जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ज़्यादा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। उसको मैं बोलता हूँ कि आप अभी के लिए स्किप कर दो, कि उस पर तो हर साल क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए, लेकिन वो ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो क्लास 11 में आप पढ़ते हो उसका यूज करना है, और बच्चे लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं बताऊंगा उसको लास्ट में हमने करेंगे, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो वो भी कर लोगे, बस वहाँ पर क्या कमी रह जाता है, फॉर्मूला यूज करना। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला आप यहाँ से तो अभी से तो याद नहीं कर सकते, तो अगर अभी फॉर्मूला याद करते तो बाद में उसको अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो तो आपको आता ही है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन, स्पेशल इंटीग्रेशन और बाय पार्ट्स। इसमें से पार्शियल फ्रैक्शन, स्पेशल इंटीग्रेशन, उसके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चन है, उसको कर लेना, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी ने ये वीडियो देखते वक्त पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया होगा कवर, तो वो बता सकता है कि ज़्यादा वहाँ पर फॉर्मूला लगते ही नहीं है, तो याद करने की कोई कंसेप्ट है नहीं। और स्पेशल पार्ट्स में जाओगे तो वहाँ पर 6 फार्मूलाज हैं, और 6 फार्मूलाज को भी रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि 3 में स्क्वायर रूट नहीं लगता और 3 में स्क्वायर रूट है, तो हम इजीली पता कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब जब नेक्स्ट में आते हो अब बाई पार्ट्स, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूला इजी है, लेकिन वो बाई पार्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा यूज होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, वो लास्ट स्टेप में हम बस उसको यूज करते हो, और ज़्यादातर केस में बाई पार्ट्स यूज होता है। और बाई पार्ट्स एक्चुअली आप डिफरेंशिएशन करते हो u इंटू वी, बाई पार्ट्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन में u इंटू वी का इंटीग्रेशन, वो एक लाइन का एक फॉर्मूला है, बस उसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। सो अब ध्यान से करोगे, सारा चैप्टर कवर अप करने जाओगे तो शायद आपसे ना हो पाए अभी की सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन आप कुछ टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक्स को ध्यान में रखोगे तो आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। अब ध्यान दोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन बहुत बच्चों के लिए टफ माना जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। उस क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दोगे जो एग्जाम में बार बार है। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कौन सा क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, बस उसी क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्या पता उसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है ना, कभी कभी हमें
जब हमें पता है कि हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है जहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी अगर आता है तो 1-2 मार्क्स तो स्कोर किया जा सकता है, उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर्टी तो पता है, प्रॉपर्टी एक ना एक तो प्रॉपर्टी लग ही जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी लगा पाते हैं तो इससे क्या होगा कि स्टेप के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हो इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्योंकि 8.2 जो सिलेबस से हट चुका है, अब बचा 8.1, उसमें भी आप देखना ज़्यादातर क्वेश्चंस पैराबोला का, स्ट्रेट लाइन या मोड ऑफ, ये जब तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन ऑफ जो क्वेश्चंस है ना, ज़्यादातर आने के चांस वही होते हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, तो उसी क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर ये चैप्टर फिर भी नहीं होता स्किप कर दो, क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क्स का, तो उसको अभी हम स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, बाद में फिर इसको कवर अप कर देंगे अगर दूसरे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, पहला ही एक्सेस ऑर्डर एंड डिग्री, बहुत इजी है लेकिन करके जाना, ठीक है। क्यों इजी है और करके श्योर जाना? क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया सिलेबस में, उसकी वजह से हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनना श्योर बनता है, क्योंकि ऑर्डर डिग्री 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाए अब 9.4, 9.5, 9.6, इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जब टीचर पढ़ा है ना 9.4 स्टार्ट करें तो उनको बोलना है कि आप 9.4, 9.5, 9.6 के तीनों सिलेबस एक बार में कवर अप करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने में ईजी होगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। आप बस अपने टीचर को बता दीजिएगा कि सर या मैम मुझे 9.4, 9.5, 9.6 के जो कंसेप्ट है एक ही बार में पढ़ा दीजिए, उसके बाद आप रैंडमली हमें क्वेश्चन दीजिए, हम प्रिडिक्ट करेंगे कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि जो 9.4 आप स्टार्ट करने जाओगे, आपको टीचर ने बता दिया, तो उसके बाद वो आपको क्वेश्चन, आपको पता है कौन सा मेथड लगाना है, तो वो उस टाइम आपको गलती नहीं होगी। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको कौन सा स्टेप, कौन सा एक्सरसाइज आ चुका है, आप वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इससे अच्छा होता है कि पहले से प्रिपेयर रहे, कि हम तीनों जो मेथड है पहले सीख लेते हैं, उसके बाद रैंडमली जब क्वेश्चन देखेंगे हम तब से प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा मेथड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वेक्टर्स ज़्यादा टफ है नहीं, आप देखोगे वेक्टर्स एकदम ईजी है, ठीक है। आप 9 जो आपके वेक्टर को जो 10.1 है वो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 9.2 से कुछ क्वेश्चन आते हैं, 9.3 से आते हैं, 9.4 से आते हैं, एकदम ईजी मैं बता रहा हूँ। अगर आप वेक्टर को वैसे आप फिजिक्स लेवल का देख के पढ़ोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि दिमाग में पहले से हो गया इतना टफ हो सकता है कैसे पढ़ लेंगे। लेकिन आप नॉर्मल पढ़ो, बस नॉर्मल कैलकुलेशन इनटू प्लस वगैरह है, बहुत इजी है। दो ही चीज़ें, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत इजी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको डिटरमिनेंट यूज करना पड़ता है, और डॉट प्रोडक्ट में तो बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वगैरह होते हैं। इजी है, उसको इजी सब्जेक्ट मान के चलो, क्योंकि वेक्टर्स बोलते हैं ना, बहुत लोगों को कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली वो लोग तो सोचते हैं कि फिजिक्स का हमारा रिलेटेड है नहीं, तो हम तो नहीं पढ़ सकते। वैसे दिमाग में पहले से बिठा लोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को बोला था तो वो बाद में मुझे फीडबैक दे रहे थे कि बहुत ईजी है सर वेक्टर्स। और आपके 3D, अभी मैं बता रहा हूँ 3D में प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चंस तो बेसिक यहीं से आते हैं, लेकिन थोड़ा बनाना टफ रहता है, क्योंकि प्लेन लाइन हमें समझ नहीं आता, क्योंकि 3D 2D में नहीं पढ़ाया जा सकता एक्चुअली देखा जाए। 3D को पढ़ाने के लिए 3D पूरे इमेज क्रिएट करना पड़ता है, वो एक्चुअली हम बोर्ड में नहीं पढ़ा सकते, और ये लॉकडाउन में तो और पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी है हम तो एक मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन में देखते हैं, वो एक्चुअली 2D होता है, तो 3D देखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। सो अगर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस होता है तो उसको लास्ट में कीजिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको करने से पहले बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि उनको वो जो लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता। तो अगर आपको ये नहीं आता, आप प्लीज़ क्लास 11 का जो एक्सरसाइज 6.2 या 6.3 जो है ना, उसको एक बार कर लीजिएगा। उससे करने से क्या होगा, आपको शेडिंग पोर्शन, आप इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्पेशली स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ जाइएगा। एक्सरसाइज 12.2, 12.1 को मत कीजिएगा, बेकार आपका टाइम वेस्ट होगा। 12.2 के भी सारे क्वेश्चंस नहीं, आप पीछे के ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में, तो स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चंस है उसी पे ज़्यादा ध्यान देना, बाकी क्वेश्चंस को देखना मत। अदरवाइज क्या होगा, सारे क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तो आपका टाइम यहीं पर वेस्ट होगा, क्योंकि अभी आप तो पढ़ रहे हो एक एक करके, तो इसको फिर से कवर अप करना है रिवीजन के तौर पे। जब सारा क्लियर होगा तभी, इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि शायद पता चले अप्रैल में एग्जाम हो गया, फिर आप क्या करोगे, अभी एंड ऑफ अगस्त है अभी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको
और एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी बचा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर थोड़ा बहुत आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। और प्रोबेबिलिटी में सबसे बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला किताब में मिलेगा उसको कॉपी पेस्ट करोगे ना तो बहुत टफ होगा। बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनाने के लिए ट्रिक है, ठीक है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। तो वहाँ पर मैं हर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो आप मेरे चैनल में जब आओगे सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो आप वहाँ पर, मैं वहाँ पर ट्रिक बताऊँगा कि आप उसको फॉलो कर सकते हो। बेस थ्योरम कैसे, वो जो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है उसको बिना याद किए क्वेश्चन को देखते हम बना सकते हैं। तो उसके बाद आपके जब फॉर्मूला बन जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। 4 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए हर साल आता है। तो आप देख सकते हो कि जो भी मैंने यहाँ पर बता रखा है कि मैंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे रखा है। तो अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो एग्जाम में आउट ऑफ 80, जो अभी 80 + 20 का जो फॉर्मेट है, आउट ऑफ 80 अगर 60+ स्कोर करते हो आप तो ऑटोमेटिकली 80 के आसपास आपके मार्क्स आ जाते हैं। और अगर अच्छे से कवर अप कर पाते हो तो अच्छी बात है। तो कम टाइम में ज़्यादा कैसे प्रिपेयर किए, और ये आप जनवरी में जाके स्टार्ट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना ईजी नहीं कि आपको एक दिन में आपको आ गया, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और इंटीग्रेशन में देखता हूँ कि बच्चों के ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन फॉर्मूला में थोड़े से कंफ्यूज हो जाता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x, आपको वहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चे, cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज -cos x, है ना। तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले से स्टार्ट कर लीजिएगा। अभी सितंबर से अगर आप पूरा अच्छे से स्टार्ट कर लोगे तो आपके पास अच्छे खासा टाइम है और कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, है ना। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 के बारे में बताऊंगा, और आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं और एक प्रे करता हूँ कि अगर CBSE फॉर्मेट इस साल के लिए, पर्टिकुलर इस साल के लिए अगर क्वेश्चन फॉर्मेट जो है ना वो चेंज कर दे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको वो जो फिजिकल क्लास का जो बेनिफिट होता है वो मिला नहीं है। तो अगर CBSE ऐसा करता है कि जो क्वेश्चंस में पर्टिकुलर 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चंस में और ऑप्शन नहीं होता है, अगर CBSE इस साल पर्टिकुलर के लिए हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स क्वेश्चन की, स्पेशली हर 4 मार्क्स 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए और ऑप्शन दे देता है, तो इससे ज़्यादा स्कोर करने का फायदा रहेगा और बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और ऑप्शन देने से हम ये नहीं बताएंगे कि बच्चों को जो नहीं आता वो उसको आता है तभी तो वो दूसरा ऑप्शन चूज कर रहा है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा राहत देना चाहिए। तो मैं करूँगा कि आप इस वाले थॉट्स को, या आप मेरे वीडियो को इतना शेयर कर दो कि कम से कम वो CBSE के जो पर्टिकुलर आदमी उस पर वो ध्यान में आ जाए, और शायद क्या पता ना 1% चांस है वो, और 4 मार्क्स 6 मार्क्स का जो बात है उसमें जो और ऑप्शन है वो बिल्ड हो जाए तो आपको फायदा होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्ट करने से अच्छा 2 क्वेश्चन है उसमें से चूज करना, क्या पता जो और ऑप्शन है वही आप करके गए हो और वही आंसर आ गया, वो क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। सो बेटर रहेगा अगर CBSE थोड़ा सा इस साल चेंज कर दे अपने फॉर्मेट पर्टिकुलर इस साल के लिए, क्योंकि फिजिक्स क्लास नहीं होने के कारण हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, अगर थोड़ा तो सफ़र कर ही रहे हैं हर स्टूडेंट। स्पेशली मैथ सब्जेक्ट ऐसा होता है कि फिजिक्स क्लास ज़्यादा बेटर रहता है, ऑनलाइन क्लासेस इतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के टेक्निक्स होते हैं, हर बच्चे का अलग अलग तरीके होते हैं, टीचर को उस तरीके समझ नहीं आ रहा होता, उसको समझाना स्पेशली 3D बहुत मुश्किल होता है, बढ़ाना इन 2D। और कम से कम फिजिक्स क्लास में तो हम थोड़ा बहुत लाइन वगैरह यूज़ करके, क्योंकि फिजिकल क्लास में होते तो हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं, यहाँ तो 2D में तो हम दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि जो पिक्चर होता है वो 2D में होता है, और 2D में 3D बताना, आप लाइन बनाओगे वो 3D में कैसे दिखाएगा। हर टीचर या समथिंग लाइक कैपेबल नहीं होता कि 3D डायग्राम बनाते हैं, और इतना कैपेबल होता तो वो 3D डायग्राम बनाने में स्पेशलिस्ट हो जाता, मैथ्स का टीचर होता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें। तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दोगे जहाँ हमें एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है उस टॉपिक से, उसका क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे। और जब आप क्वेश्चन बनाते हो अपने, प्लीज़ अपने जो सब्जेक्ट टीचर है, ठीक है, उनको आप अपने कॉपी दिखाने की कोशिश कीजिए, आप जो लिख रहे हो वो प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपने शायद कुछ प्रेजेंटेशन में कमी होगी आपकी प्रेजेंटेशन में, वो आपको टीचर देखेंगे और बता देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि टीचर जो पढ़ा रहा है आपको समझ तो आ रहा है,
लेकिन आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता, आपको लिखना कैसा वो समझ नहीं आ रहा, आप लिख देते हो। मैंने एक केस देखा है जहाँ पर बच्चे को मैंने बोला था d/dx ऑफ साइन एक्स, तो बच्चे ने क्या लिखा d sin x बाई होल डिवाइडेड बाई dx, तो वो एक्चुअली न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म हो गया, वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। अब बच्चे ने उसके बाद सारा प्रोसेस है ना, सारा एकदम सही किया हुआ है, लेकिन इस वजह से मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल प्रोसेस भी नहीं, नॉलेजेबल भी अगर आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे वो भी गलत है। तो जब आप जो लिखते हो वो प्रेजेंट करना जरूरी है, तो सब्जेक्ट टीचर ही आपको हेल्प कर सकते हैं। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालेंगे। हमेशा साइंस के स्टूडेंट्स एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी यहाँ पर भी निकालें, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि सभी को प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो हम इस प्रॉब्लम से कैसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा अभी तक, तो अभी स्टार्ट कीजिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। और वेट कीजिए, शायद सीबीएसई कुछ एक्स्ट्रा कर दे आपके लिए कि हर 4 मार्क्स 6 मार्क्स में ऑप्शन डाल दे पर्टिकुलर इस साल के लिए। सो ये जो थॉट्स है अगर हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा फैला देते हैं ना, तो सीबीएसई पर्टिकुलर उस बेंच के जो इंसान है उन पे अगर वो चले जाते हैं, स्पेशली सेक्रेटरी वगैरह चेयरपर्सन वगैरह के पास ये वाले थॉट्स चले जाते हैं कि हाँ इस साल पर्टिकुलर हम हर 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में और ऑप्शन दे देंगे, तो बच्चे थोड़ा सा सिक्योर करेंगे, और पहले से इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो हम थोड़ा सा पहले से हम उसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। और मैं क्लास 10 का जो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है मैथमेटिक्स के लिए वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, और आपको मैथ्स के बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप मेरे एक वेबसाइट है वो भी फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, और उसका नाम है www.knowledgedam.in, एजुकेशनल वेबसाइट है, और उसमें आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है जो इस बार सीबीएसई ने जो लास्ट ईयर से फॉर्मेट चेंज हो रखा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। और यूट्यूब में चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है चैप्टर वाइज, सो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो चैप्टर कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं पर्टिकुलर जो मतलब कंसेप्ट को क्लियर कर दे, क्योंकि कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और लास्ट ईयर वाले जो क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन करने लग जाओगे, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि अगर स्कूल खुलता भी है टाइम में तो प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो रखी है, तो प्रैक्टिकल क्लासेस पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो हमें जो एक दूसरे जो थ्योरी के क्लासेस होते हैं वो शायद कम मिल जाए, तो अभी से प्रिपेयर रहना अच्छा रहेगा। थैंक यू।